हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं मनीष कुमार, जीके फैकल्टी एंड करंट अफेयर फैकल्टी ऑन दिस चैनल। दोस्तों, आज की अपनी क्लास एक यूनिक क्लास होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी की द्वारा जो आईएएस और आईएफएस आईपीएस की जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं, उनकी तैयारी अपन को कैसे करनी है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उनका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब अपन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। उसको लेकर ये क्लास है अपनी। तो आइए समझते हैं कि आज इस क्लास के बारे में क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन आज के टॉपिक पर चलते हैं। हमारे मुख्य टॉपिक क्या है? तो एक मुख्य टॉपिक तो मैं आपको जो देना चाहूंगा वो तो ये तो है ही, इनके अलावा एक और मुख्य टॉपिक इसके अलावा बनता है। वो क्या है कि अपन एक अच्छा ऑफिसर यानी कि एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर या एक आईएफएस ऑफिसर कैसे बने, है ना, कैसे बने, मुख्य टॉपिक हमारा ये है। लेकिन अन्य टॉपिक हमारे ये रहेंगे, बिकॉज इनको बनने के लिए अपन को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो अपन इन पर चलते हैं। सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, आज के टॉपिक हमारे ये है कि परीक्षा का आयोग। मतलब आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको आईएएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा के आयोग के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है, वो कौन सा आयोग है जो इस परीक्षा को करवाता है, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। और दूसरा, ये किस समय में एग्जाम करवाया जाता है, मतलब किस माह में ये एग्जाम आपको करवाया जाएगा, आपसे करवाया जाएगा। और फिर अपन ये देखेंगे परीक्षा के चरण एवं छात्र, इसमें कितने छात्र शामिल होते हैं और ये कितने स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम होते हैं वो 3 पैटर्न में होते हैं। एक प्रीम टेस्ट होता है, फिर एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। इनको अपन अभी हाल ही में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, फिर अपन देखते हैं इसमें सफल होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स की जरूरत होती है। सभी स्टूडेंट्स होते हैं कि मैं आईएएस की परीक्षा देने वाला हूं, तो इसमें कितने मार्क्स मुझे चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स की इसमें जरूरत पड़ती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहता है। आपको अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, यूपीएससी सिविल सर्विस को, तो आपको किस पैटर्न को, किस एग्जाम पैटर्न को और इसके साथ साथ किस सिलेबस को फॉलो करना है और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये जानते हैं कि इसका क्या स्टेजेस होती है, कैसे कैसे एग्जाम होता है और कौन सा आयोग ये एग्जाम करवाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते वास्तव में इसका सिलेबस क्या होता है। और सिलेबस भी अगर वो पढ़ लेते हैं एक बार जाके वेबसाइट से, लेकिन फिर भी वो ये नहीं जानते कि इसके लिए कौन सी सही रणनीति है, सही एक स्ट्रेटजी है जिसको अपन फॉलो करें और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो एक गुड स्ट्रेटजी को लेके मैं आपको एक और क्लास पढ़ाऊंगा। वो इस क्लास में तो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए एक और अलग क्लास में दूंगा। उस क्लास में आपको सिलेबस और एक गुड स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। फिर अपन ये देखेंगे कि इसके लिए हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अर्थात हमारे लिए कौन से स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, उस मटेरियल पर अपन डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर जो कि वर्तमान में आईएएस की परीक्षा तो छोड़ो, अन्य परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। तो करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हिंदी मीडियम को लेके पढ़ें, इंग्लिश मीडियम को लेके पढ़ें, जैसे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस होता है, उसको लेके अपन देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज उसमें रहती है। तो हमारे काम की कौन सी न्यूज है, कौन सी नहीं है, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। और कहां से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर अपन ये देखेंगे कि इसकी जब आप जो परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा के बाद इसकी ट्रेनिंग भी होती है। और ट्रेनिंग होने के बाद में इसके लिए जो सर्विसेज अलॉटेड की जाती हैं, जैसे किसी को आईएएस मिला है, किसी को आईपीएस मिला है, किसी को आईएफएस मिला है। इसके अलावा ग्रुप ए की जो नौकरियां होती हैं, है ना, जिसके आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस है, ऐसे करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, ये सभी। तो किसको क्या नौकरी मिलती है और कैसे मिलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब आपको ये सेवा दे दी जाती है, तो जैसे आपने देखा होगा कोई एक आईपीएस ऑफिसर है, मान लीजिए सिर्फ और वो सिर्फ आईपीएस है, तो अब इसमें से एएसपी कौन होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन आपके सामने ये रहेगा कि वो आईपीएस तो है लेकिन वो एएसपी है। अब स्टूडेंट ये नहीं जानता कि आईपीएस और एएसपी में क्या अंतर है। फिर कभी कभी बोलते हैं आईपीएस तो है लेकिन वो एसपी भी है, आईपीएस है लेकिन वो एसएसपी है। तो ये सब क्या है, वो डीजीपी भी है। ऐसे करके ये अपन बढ़ते हैं आगे चल के ना, फाइनल डीजीपी तक पहुंचते हैं। तो ये पैटर्न क्या होता है
कभी कभी आपने देखा होगा कि वो आईएएस है तो किस पोस्ट पर है, कभी वो डीएम है, तो कभी वो सीडीओ है ना, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो कभी वो एसडीएम पोस्ट पे भी आ जाता है। तो ये पोस्ट किस प्रकार से इनको दी जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में और ट्रेनिंग होने के बाद में आपको डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, एसपी बनना है, एसएसपी बनना है या फिर आईएफएस ऑफिसर बनना है, जो भी बनना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आज की क्लास हमारी इनको लेकर होगी और इस क्लास को अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ये भी कल की क्लास में पढ़ेंगे और बाकी का जो आज पढ़ना है वो ये है बाकी का मटेरियल। ठीक है, चलिएगा डिस्कस करते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले परीक्षा आयोग के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले परीक्षा की बात करते हैं ना, परीक्षा आयोग, कौन सा आयोग इस परीक्षा को करवाता है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले परीक्षा आयोग के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए एक आयोग है जिसका नाम क्या है, यूपीएससी। ठीक है, पूरा नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यह भर्ती परीक्षा करवाई जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न होता है वो क्या रहता है, ये सिविल सर्विस के नाम से इस एग्जाम को करवाता है, सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम, और प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं एग्जाम। और जो ये आयोग होता है इसका उल्लेख जो संविधान में दिया गया है वो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद नंबर 315 के जो एक उप आर्टिकल है, ठीक है, वाइस जिसको अपन बोलेंगे सब आर्टिकल, तो यहाँ पर जाके इसका उल्लेख मिलेगा आपको संघ लोक सेवा आयोग का। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पर मिलेगा, दिल्ली में। ठीक है, ये तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में एक छोटी सी डिटेल रहेगी। और इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज जो करवाई जाती है वो किस किस प्रकार से करवाई जाती है इसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लें शॉर्ट में। तो देखो इसका जो ये जो परीक्षा करवाई जाती है वो कुछ परीक्षाएं तो अखिल भारतीय परीक्षा होती है। ठीक है, अखिल भारतीय, तो ये अखिल भारतीय परीक्षा जो होती है वो कौन कौन सी होती है, उनमें से अपन शामिल करेंगे आईएएस की परीक्षा, फिर आईपीएस की परीक्षा और फिर आईएफएस की परीक्षा। ठीक है, ये होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ऐसे करके इनको शामिल कर लिया जाता है। तो इसके अलावा जो और अन्य परीक्षाएं होती हैं वो होती है इसकी ग्रुप ए की परीक्षाएं। ठीक है, ग्रुप ए और फिर ग्रुप बी, इस प्रकार की सर्विसेज और अलॉट कर दी जाती हैं। कुल मिलाकर सीधी सी बात अपन यहाँ पर जानेंगे कि एग्जाम सिविल सर्विस का ही होता है और इसमें जितनी भी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए आईएएस अलॉट कर दिया जाएगा। और जो सीनियर उससे छोटे जो होंगे, है ना, आईएएस से छोटे पर आईएफएस से ऊपर वाले स्टूडेंट रैंक में, तो उनको आईपीएस मिल जाएगा। और उससे कम जो मार्क्स होंगे उनको आईएफएस मिल जाएगा। और इनसे भी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए ग्रुप ए की नौकरियां मिल जाएंगी और उनसे भी कम मार्क्स वालों को ग्रुप बी की नौकरी मिल जाती है। ऐसा यूपीएससी अनुमान लगाता है कि प्रत्येक वर्ष अपन को 180 स्टूडेंट आईएएस सिलेक्ट करने हैं और 150 आईपीएस सिलेक्ट करने हैं और लगभग वही 150 आईएफएस सिलेक्ट करने हैं। बाकी के बच्चे जो स्टूडेंट होंगे वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरी में चले जाते हैं। तो ये था इनका एक एग्जाम पैटर्न जो इस आयोग के द्वारा अपनाया जाता है। और आयोग के बारे में मैंने छोटी डिटेल बता ही दी है। बात करते हैं थोड़ा सा समय की, तो समय मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें लगभग 1 साल का समय लग जाता है या 10 से 11 महीने लग ही जाते हैं। तो ये जून या मई के लास्ट में स्टार्ट हो जाता है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो जून से चलते चलते लास्ट ये नेक्स्ट ईयर की मई तक फाइनल हो ही जाता है ना। तो ये इसके द्वारा समय लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं परीक्षा के चरण की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आइए इसको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
देखिएगा यूपीएससी के द्वारा जो इसकी स्टेजेस हैं एग्जाम की, सिविल सर्विस एग्जाम की, वो क्या क्या है। सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो इस एग्जाम में कौन कौन से चरण की जरूरत होती है, मतलब कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे। देखो सबसे पहले ये जो एग्जाम होता है ना वो 3 चरणों में होता है, ठीक है, 3 स्टेजेस। और ये 3 स्टेज होती हैं, वो कौन कौन से होती हैं वो अपन देखते हैं। तो इसमें 3 स्टेज हैं, उनमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्री टेस्ट होता है एक, उसके बाद होता है एक मेंस, और इसके बाद एक होता है इंटरव्यू, ठीक है। बस दोस्तों अगर आप ये 3 स्टेज कंप्लीट कर लो, समझ जाइए आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे। उम्मीद करता हूं अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा एक क्लास में, और अगर आप एक अच्छे पाठ्यक्रम और एक अच्छी अध्ययन सामग्री के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो जरूर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। तो क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अभी अपन इस टॉपिक पर चलते हैं, हमारा मुख्य टॉपिक ये है। तो प्री जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट में अपन ये देखेंगे ये जो टेस्ट होता है वो 3 स्टेजेस में भी जो अपन ने डिवाइड कर दिया, उसको अपन प्री में डिवाइड करेंगे 2 स्टेज में, ठीक है। मतलब सिविल सर्विस एग्जाम 3 स्टेज हो गए, अब प्री को भी अपन 2 स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। प्री का जो टेस्ट होता है वो 2 स्टेज में होता है, अर्थात इसके 2 पेपर होते हैं। तो इसके जो 2 पेपर होते हैं मेरे दोस्तों, उसमें अपन देखेंगे सबसे पहला जो पेपर होगा वो होता है एक जीएस का, ठीक है, और दूसरा इसमें एक और पेपर होता है वो होता है सीसेट का। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, और इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 80 होंगे, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल मार्क्स बनते हैं कितने, 200। अर्थात प्री में जो जीके पूछा जाएगा, जीएस का होता है जनरल स्टडी, ठीक है, तो ये कितने का हो गया, 200 का। सी सेट की अगर बात करेंगे तो ये होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें अपन ये देखेंगे जो 80 का होता है, तो ये इसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, इसलिए ये भी बनता है कितने का, 200 का। कुल मिला के अपन देखते हैं प्री जो होता है वो कितने का होता है, 400 का। अब अपन बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कौन कौन से पूछ ले जाएंगे। तो इसमें देखो हिस्ट्री होता है ना, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स होता है, फिर एनवायरनमेंट होता है, और इसके अलावा इसमें कुछ करंट अफेयर की इवेंट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें आईआर भी शामिल हो जाता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें पूछ ले जाते हैं, ठीक है। कुछ साइंस एंड टेक, अपन बोलते हैं साइंस एंड टेक, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे भी क्वेश्चन इसमें पूछ ले जाते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, है ना, और कहां से पढ़ने हैं वो अपन कल की क्लास में अपन देख ही लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए जो ये होता है ना सीसेट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें देखो मैथ्स आ जाता है थोड़ा सा, कुछ रीजनिंग पूछ लिया जाता है, कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिसमें पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, पैसेज। तो ये सब मिला के सीसेट बनता है। अब बात करते हैं कि इसको पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो पास होने पर अपन जाएंगे तो देखो बात करते हैं सीसेट की, तो इसमें केवल पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए होते हैं ओनली। दैट मींस 200 का 33% करेंगे तो कितना बनता है, 66। आपको पास होने के लिए सीसेट में केवल 66 मार्क्स चाहिए, ठीक। बात करते हैं जीएस की, तो इस पेपर में 200 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपकी जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कट ऑफ पर, ठीक है, कि कट ऑफ कितनी रहती है। कहने का मतलब जितने स्टूडेंट होंगे और पेपर का पैटर्न कितना टफ या इजी रहता है उस पर डिपेंड करता है ये। कभी कभी ये कट ऑफ 98 मार्क्स पर भी जाती है, कभी कभी ये 105 पे भी जाती है, कभी कभी ये 115 तक पहुंच जाती है। तो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट थे, कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट उसमें बैठे, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो स्टूडेंट बैठे हैं और उन्होंने कितना क्वालिफाई किया है वो पेपर, मतलब पेपर कितना इजी था कितना टफ था, इन दोनों पर बातों पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ पर डिपेंड करेगा ये। तो ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपन देखते हैं जैसे आपका ये प्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके लिए कॉल आ जाएगा किसके लिए, मेंस के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
कहने का मतलब इसमें जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है जो आपका सही आंसर होता है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस प्रकार से अपना प्री कंप्लीट होता है। अपन जाते हैं इस पे मेंस में। सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। डिटेल में सिलेबस जानने के लिए हमारी कल की क्लास को जरूर पढ़िएगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कल की क्लास में। चलिएगा बात करते हैं अपन मेंस की। तो दोस्तों अभी तक अपन ने देखा प्री एग्जाम तो केवल कैसा था, ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। मेंस आपको कैसा मिलेगा, मेंस मिलेगा आपको पूरा सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है आपको प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न में आपको लिखना पड़ता है, पूरा वर्ड्स होते हैं लगभग 150 शब्दों में, उसका आंसर एक प्रश्न का देना होता है। तो कितने पेपर होते हैं इसमें आइए जानते हैं। दोस्तों इसमें टोटल जो पेपर होते हैं वो 9 होते हैं। वो 9 पेपर कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें एक पेपर होता है लैंग्वेज का, ठीक है, भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो भारत के संविधान में लिखी गई है। कहने का मतलब भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उनमें से किसी एक भाषा को आपको चूज करना है और उन 22 भाषाओं में से एक भाषा का आपको पेपर भी देना है। जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इनमें से कोई सी भाषा आपको चूज कर लो। फिर अपन बात करते हैं दूसरा इसका जो पेपर होगा वो होता है एक इंग्लिश का, ठीक है, कंपलसरी है भी। इंग्लिश के बाद में अब देखो ये जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है और ये भी होता है 300 मार्क्स का, दोनों को मिला के बनते हैं कितने, 600, ठीक। फिर आपको पता होना चाहिए सेकंड अपन देखेंगे तो एक होता है सबसे पहला पेपर होगा इसके बाद में एसए का, फिर होता है एक जीके का। जीके के 4 पेपर होते हैं ना, अर्थात जीएस के मैं 4 पेपर लिख दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4। फिर इसके बाद में अगला पेपर होगा ऑप्शनल पेपर, ठीक है, ऑप्शनल, और ऑप्शनल का पहला और ऑप्शनल का ही दूसरा, बस इस प्रकार से होते हैं 9 पेपर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से टोटल 9 पेपर बने। अब बात करते हैं इनके मार्क्स की, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो ये होता है आपका 250 का, ये होता है कितना, 1000 का। ये 1000 कैसे आते हैं पता है, अर्थात ये 4 होते हैं ना, तो 250 इंटू 4 इक्वल्स टू 1000, ठीक है। मतलब हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल मार्क्स बनते हैं 1000। फिर अपन बात करते हैं इसमें ऑप्शनल पेपर भी होता है कितने का, 250 का, और ये भी कितने का होता है 250 अर्थात 250 का, मिला के बनते हैं कितने, 500। आइए जानते हैं पेपर के बारे में थोड़ा सा डिटेल। पहले डिटेल तो अभी बाद में जानेंगे, पहले ये देखिएगा टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। तो देखो 1000 प्लस 500 प्लस 250, टोटल मार्क्स बनते हैं 1750 प्लस ये 600। तो ये 600 जो मार्क्स होते हैं यूपीएससी इनको शामिल नहीं करता, केवल 1750 मार्क्स ही इसमें ऐड किए जाएंगे आपके मेंस में। यूपीएससी इन दोनों पेपर के मार्क्स को ऐड नहीं करता, केवल उनको इन पेपर को रैंक के लिए रखा गया है, ठीक है। चलिएगा अच्छा, इसके अलावा और कुछ इसमें जानने वाली बात जो है वो ये है कि जो ये होता है ना एसए का पेपर या जीएस के पेपर में जो 1, 2, 3, 4 होता है, वहां पर कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपन देखो बात करते हैं इसकी एसए की। तो एसए में देखो दोस्तों क्या होता है, कोई सा भी घटना आपको दे दी जाएगी, इसमें आपको 2 एसए लिखने होते हैं, ठीक है। तो 2 एसए आपको लिखने पड़ेंगे और दोनों में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 इसमें 4 में से किसी एक टॉपिक पर आप लिख दो और 4 में से किसी एक टॉपिक पर आप लिख दो, और ये 250 मार्क्स का होता है। फिर बात करते हैं कि जीएस के पेपर फर्स्ट की। तो जीएस पेपर फर्स्ट अर्थात जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, तो देखो मैं आपको यहां बता देता हूं इस तरह, ठीक है। जीके फर्स्ट में, ठीक है, जीएस फर्स्ट में क्या आपसे पूछा जाएगा, तो जीएस फर्स्ट में देखो हिस्ट्री होगा और सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, और कल्चर के बारे में पूछा जाएगा अर्थात संस्कृति। फिर अपन बात करते हैं जीके का पेपर जो सेकंड होता है, जीएस पेपर 2, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाता है पॉलिटी अर्थात संविधान के बारे में, और संविधान के साथ साथ इसमें पूछा जाएगा आपको जो गवर्नेंस होता है अर्थात शासन, उसके बारे में, और शासन के साथ साथ इसमें पूछा जाएगा आपसे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं आईआर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर अपन बात करते हैं जीएस पेपर थर्ड की। तो जीके पेपर थर्ड, ठीक है,
जीएस पेपर थर्ड में अपन देखेंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड। तो थर्ड में आपसे पूछा जाता है इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ पर्यावरण से भी पूछा जाता है अर्थात एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के बारे में अपन देखेंगे तो कुछ इसमें और भी चीजें जो पूछे जाती है वो इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है आंतरिक सुरक्षा, जैसे कि यहाँ पर कौन सा फोर्स है, जैसे कि बीएसएफ होता है और आर्मी होती है, बहुत सारे तरह के यहाँ पर फोर्सेज हैं, कहाँ पर हमको सुरक्षा की जरूरत होती है, वो सब चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, ठीक है। आइए इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में तो जीएस पेपर थर्ड में पूछ लिया जाता है। फिर अपन बात करते हैं जीएस पेपर 4 की, ये वाला है ना जीएस पेपर 4। तो जीएस पेपर 4 में आपसे क्या पूछा जाने वाला है, जीएस पेपर 4 में पूछा जाता है आपसे एथिक्स के बारे में, ठीक है, इंटीग्रिटी के बारे में, मतलब अभिरुचि, आपकी किसमें अभिरुचि है तो वो पूछा जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो आपकी मेंटल पावर पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना बढ़िया एक ऑफिसर बन के सोच सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिएगा कि कोई एक समुदाय है, एक हिंदू धर्म का समुदाय है और एक मुस्लिम धर्म का समुदाय है, और वो दोनों एक ही गली से एक जुलूस निकालने वाले हैं, ठीक है। हिंदू को भी उसी टाइम निकालना है, मुसलमानों को भी उसी टाइम पे निकालना है, और उस जगह के अर्थात उस जिले के आप एक डीएम हो और आपके पास ये प्रस्ताव आता है, तो आप बताइए किसको परमिशन देंगे पहले, आप हिंदू धर्म को परमिशन पहले दे देंगे या मुस्लिम धर्म को पहले दे देंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है आपका पर्सनल स्किल कि आप किसको पहले देंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों को कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे जो दोनों पर डिपेंड करता हो। कहने का मतलब एक ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत होती है एक अच्छे ऑफिसर के लिए जिससे ना तो भेदभाव उत्पन्न हो रहा हो और ना ही कोई समस्या किसी भी पक्ष को हो पाए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर अभिरुचि से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जीएस पेपर 4 हो गया हमारा। फिर अपन आते हैं इसको ऑप्शनल पे। ऑप्शनल पेपर दोस्तों ये होता है कि आपको जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा मैथ के सब्जेक्ट आप डालो, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है ना, मैथ्स होता है खुद में। तो कोई सा भी सब्जेक्ट है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ता है और उस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो काफी अच्छे से अर्थात अपन देखें तो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरली स्टूडेंट वही चूज कर लेते हैं जिनसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि उनके लिए मददगार साबित हो जाता है इसमें। तो इस प्रकार से वो इसको फॉलो कर लेते हैं। इस प्रकार से इनका इस प्रकार से अपन ने समझा कि जो हमारा मेंस का पर्सपेक्टिव है ना, किस प्रकार से ये मेंस में क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं वो अपन यहाँ तक समझ चुके हैं। अब अपन चलते हैं इंटरव्यू पर। तो जब स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर लेता है तो उनके लिए कॉल आ जाता है कि आप हमारे इंटरव्यू में आ जाओ, इंटरव्यू उनका लिया जाता है। तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है वो भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ से मैं आपको बता दूं इंटरव्यू के बारे में छोटी सी डिटेल देखिएगा। इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है, ठीक है। 275 मार्क्स में से आपको कितने मिनिमम लाने हैं ये डिपेंड नहीं करता, आपको रैंक में आना है ये तो जरूर डिपेंड करता है। तो जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा घटनाएं पूछी जाती है ना वो कैसे पूछी जाएंगी, वो ज्यादातर पूछी जाती है करंट अफेयर को लेके, ठीक है। करंट अफेयर को लेके प्लस आपका जो एक स्किल टेस्ट रहता है, इसमें स्किल को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पर्सनैलिटी चेक की जाती है। जैसे एग्जांपल दे दूं, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपके बैठने का तरीका कैसा है, आप कितना अच्छा बोल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा मीडिया होती है, मीडिया तमाम क्वेश्चन ऑफिसर से पूछती रहती है, कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसा गलत शब्द ना निकल जाए जिसमें सरकार की कुछ इंसल्ट हो जाए। तो बहुत सारी चीजें इसमें चेक की जाती हैं। मेंटली प्रेशर डाला जाता है इन लोगों पर काफी ज्यादा। यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है, जो इंटरव्यू बोर्ड होता है ना वो 5 इसमें मेंबर होते हैं, उन 5 में से एक होता है साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट यही चेक करता है कि स्टूडेंट की मेंटल पावर क्या है, क्या वो ठीक से आईएएस लाइक है, आईपीएस लाइक है या नहीं है, उनको एक अच्छा ऑफिसर बना सकते हैं अपन या नहीं बना सकते हैं। तो ये सब चीजें उनकी चेक की जाती है इस स्किल में। और ये लगभग देखें तो 20 से 25 मिनट या कभी कभी 40 मिनट तक का भी इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। तो काफी लंबी चला जाता है। तो जब ये इंटरव्यू हो गया फाइनल, तब जाके क्या होता है, ये देखो इंटरव्यू के मार्क्स 275 प्लस इसके मार्क्स दोनों को ऐड करके बनते हैं कितने, देखो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ये
750 और आपके 275 इक्वल्स टू बने कितने 2025 मार्क्स। इतने मार्क्स में से आपको रैंक लानी है। अब इसमें से मिनिमम जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो लगभग मिनिमम तो अपन डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 800 स्टूडेंट 800 मार्क्स लाने वाले भी स्टूडेंट भी सक्सेस होते हैं इसमें, 900 वाले भी सक्सेस होते हैं, है ना, 1000 वाले भी सक्सेस हो जाते हैं, इससे ज्यादा सक्सेस। तो अपन ने ये डिस्कस कर लिया है कि 2025 में से लगभग 800 900 या 950 नियरली मार्क्स आ जाते हैं, तो अपन को एक अच्छा ऑफिसर अपन लोग बन जाते हैं, अच्छी नौकरी अपन को मिल जाएगी। और जो टॉपर्स रहते हैं जैसे रैंक 1 2 3 तो नियरली वही 1000 है ना, तो अपन देखते हैं कभी कभी 1100 मार्क्स लगभग ऐसे कुछ मार्क्स आ जाते हैं नियरली। ठीक है, तो ये था इसका पैटर्न, और इतने में से इतने मार्क्स आप ले आओ तो लगभग आप अच्छे ऑफिसर बन सकते हो, अच्छी रैंक आपकी आ सकती है। अब बात करते हैं हम अपन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर अपन को पता होना चाहिए कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। और जो रणनीति है दोस्तों, रणनीति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं चलते चलते, रणनीति के बारे में इतिहास में जाऊंगा मैं थोड़ा सा। आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, मुगल बादशाह था जिसका नाम था बाबर। तो आइए जानते हैं इस बाबर के बारे में। दोस्तों देखिएगा क्या करता था ये जो बाबर था ना, वो जब भी किसी भी अपने विपक्ष वाले से युद्ध लड़ने जाता था तो सबसे पहले वो क्या करता था, उस जिस मैदान में युद्ध होने वाला है उस मैदान को देखता था, यहाँ की मिट्टी कैसी है, अर्थात हमारे जो सोल्जर्स हैं सैनिक हैं उनके लिए ये मिट्टी सपोर्टेड है या नहीं है, इसमें कितने गेट हैं इस मैदान में, कहाँ से हमारे सोल्जर्स हमारे जो विपक्षी दल उस पर अटैक करेंगे, या फिर हमारा विपक्षी दल हम पे कहाँ से अटैक कर सकता है, हमारी जो सेना है उसकी क्या क्या अच्छाइयां क्या क्या बुराइयां हैं, क्या कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर दो, है ना। कुल मिला के पूरी तरह से उसको एग्जामिन करता था, अच्छे से देखता था, एक अच्छी रणनीति बनाता था, तब जाके वो उस युद्ध को लड़ता था और युद्ध को जीत जाता था। और वही आपको करना है, आपको यही करना है कि एक अच्छी रणनीति बनानी है, और रणनीति बनाने में मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। कल की क्लास में आपको मैं बताऊंगा इस रणनीति के बारे में, और फिर आपको ये भी बताऊंगा क्या क्या कौन कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें जो ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो बस आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए जिनको इनकी वास्तव में जरूरत है। जय हिंद।